हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसवाई एकेडमी। इस वीडियो में हम थोड़ा सा एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी की बात करेंगे वेरेन हेस्टिंग्स की। और प्रिसाइजली आप अगर समझ ही गए होंगे वैसे कि जो जंगें लड़ी उन्होंने, जो वॉर्स करी जिससे अपना एम्पायर एक्सटेंड करा, उसका डिस्कशन यहाँ पर होगा। वेरेन हेस्टिंग्स अंग्रेजों की मतलब आपको पॉलिसी दिखेगी, वो एक्सटेंड करते ही जाएंगे, करते ही जाएंगे, करते ही जाएंगे। बेसिक चीज जो एक कंट्री की होती है, जो कॉलोनियलिज्म फॉलो करता है। एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन दोस्तों हो ही रहा था इस टाइम में। ब्रिटेन में 18वीं सदी 19वीं सदी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अपनी पीक पे था। उनको कॉलोनीज भर भर के चाहिए थी, मार्केट और रॉ मटेरियल दोनों के लिए। तो देखते हैं वेरेन हेस्टिंग्स की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी। वेरेन हेस्टिंग्स वाज नोन फॉर हिज एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी। एंड उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में दोस्तों क्या हुआ, रोहिल्ला वॉर हुई। पहली एंग्लो मराठा वॉर हुई और दूसरी एंग्लो मैसूर वॉर हुई। ध्यान से वर्ड्स को देखना, इधर उधर मत कर देना। मतलब सेकंड एंग्लो मराठा कर दो, फर्स्ट एंग्लो मराठा, फर्स्ट एंग्लो मैसूर कर दो। एनीवेज, रोहिल्ला वॉर देखते हैं सबसे पहले दोस्तों। ज्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन जो ज्यादा पॉपुलर नहीं है वो एग्जाम में आ सकता है ये चीज। रोहिलखंड एक जगह है दोस्तों, अवध और मराठा के बीच में। मैप में मैं अभी नहीं दिखा रहा, अदरवाइज आप इसको रोहिलखंड सर्च करके देख लो, आइडिया लग जाता है। क्योंकि आज के हिसाब से आइडिया आपको नहीं लगेगा। ऐसे मत सोचना कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में है ना, काफी लोग ऐसे सोचते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। मराठा किंगडम उस टाइम में अलग लेवल का था, अवध अलग था, है ना। तो देख लेना रोहिलखंड की। उनके एक रूलर थे, हाफिज रहमत खान। नाम याद करने की जरूरत नहीं है। और उन्होंने दोस्तों एक ट्रीटी कंक्लूड करी थी, ठीक है। ही कंक्लूडेड अ ट्रीटी ही कंक्लूडेड अ डिफेंसिव ट्रीटी, अपने आप को बचाने के लिए, इन 1772 विद द नवाब ऑफ अवध फियरिंग एन अटैक बाय द मराठास। तो उन्हें लग रहा था मराठास अटैक कर देंगे, तो इन्होंने नवाब ऑफ अवध से ट्रीटी करी थी। किसने? रोहिलखंड के रूलर ने। उनका नाम क्या है? भूल जाओ, रहमत खान वैसे नाम था, हमने यहाँ देखा था। ये जो हमने नाम देखा था रहमत खान, हाफिज रहमत खान। लेकिन नहीं याद हो रहा तो कोई बात नहीं, हर चीज याद नहीं रखनी। तो आप ये याद रख लो कि नवाब ऑफ रोहिलखंड ने ट्रीटी साइन करी विद नवाब ऑफ अवध की मेरे को बचाना मराठा से। बट ऐसा कोई अटैक दोस्तों हुआ ही नहीं। बट नवाब डिमांडेड मनी। तो नवाब ऑफ अवध ने बोला कि भाई मेरे को तो पैसे चाहिए, अटैक हो या ना हो, मेरे को तो चाहिए पैसे, राइट। When रहमत खान invaded, the नवाब with the help of British invaded रोहिलखंड। तो पैसे दिए नहीं रहमत खान ने, ठीक है, और वो भाग गए। और नवाब ऑफ अवध ने और ब्रिटिशर्स ने मिलकर रोहिलखंड को इन्वेड कर लिया। वेरन हेस्टिंग्स हु सेंट द ब्रिटिश ट्रूप्स अगेंस्ट रोहिलखंड वाज सेवेरली क्रिटिसाइज्ड फॉर हिज पॉलिसी ऑन रोहिल्ला अफेयर। तो दोस्तों रहमत खान ने बोला था मैं पैसे दूंगा नहीं, तो नवाब अवध ने अंग्रेजों के साथ मिलकर अटैक कर दिया और रोहिलखंड पे कब्जा कर लिया। और एक थोड़ी सी सेवेरली क्रिटिसाइज की गई कि ये क्या तरीका है। मतलब वॉर हुई नहीं थी और रोहिलखंड एक छोटा सा जगह थी, उसको आपने कब्जा कर लिया नवाब अवध से मिलके, है ना। तो ये बातें हैं, है ना। गलत सही जो है वो है। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर देखेंगे, और ये 1775 से लेके 82 तक चली। तो ये वॉर मतलब बीच में फेजेस होते हैं ना वॉर के। आप सोचो 7 साल वॉर चलती रही, ठीक है, फेजेस होते हैं वॉर के, बड़ी चढ़ी ये वो। अंत में जाके ट्रीटी जब साइन होती है 82 में, मतलब जब पहली जंग छिड़ी 1775, जब फाइनल ट्रीटी साइन हुई तो 1782, इसलिए 7 साल बना। इतना मत इसको बढ़ा देना कि 7 साल लड़े ही जा रहे थे, लड़े ही जा रहे थे। बीच बीच में रुकना भी हो रहा था, ठीक है। ये चीजें आपको समझनी होंगी। तो मराठास वर लार्जली रिमेन्ड डिसयूनाइटेड सिंस द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत की स्पेलिंग PAT होती है, PANI, PAT स्पेलिंग गलत है। तो 1761 की बैटल ऑफ पानीपत में ये डिसाइड हो चुका था कि मराठास विल नॉट बी एबल टू रूल इन इंडिया। ये सर्टेन हो गया था, क्योंकि बड़ी बुरी तरीके से हारे थे मराठास यहाँ पे, है ना। एंड तहस नहस हो गए थे, मतलब पूरा कॉन्फिडेंस ही ब्रेक नहीं हो गया था। बल्कि जस्ट टू टेल यू, हर ऐसी कोई फैमिली नहीं थी जिसमें मर्द ना मरा हो। ऐसी कोई फैमिली नहीं थी जिसमें मर्द ना मरा हो। ऐसी फाइट थी, बहुत ही सैड वॉर थी ये। एंड एक लग रहा था कि मराठास रूल करेंगे इंडिया को, बट 1761 में क्लियर हो गया वो नहीं कर पाएंगे। तो लार्जली वो डिसयूनाइटेड रहे और बहुत सारे इंटरनल फ्यूड्स रहे। एक रीजन ही 1761 में हारने का ये है कि इंटरनल फ्यूड्स, मराठास में इंटरनल बहुत फाइट्स हुई। शुरू से लेके एंड तक आपको काफी फाइट्स देखेंगे, है ना दोस्तों। एक्सेप्ट फ्यू टाइम्स में आपको फाइट देखेंगे। मराठास का मैंने लेक्चर कंप्लीट कर रखा है, पुरानी एनसीईआरटी क्लास 11 की एनसीईआरटी में पढ़ लेना उसे। Internal conflicts among the Marathas was best utilized by the British in their expansionist policy.
तो ब्रिटिश वैसे डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी वैसे ऑफिशियली तो 1857 में करेंगे, ऑफिशियली तो देखो कुछ नहीं होता, लेकिन जहां बिल्कुल क्लियर हो गया था कर रहे हैं। लेकिन आपको देखिएगा डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी तो ब्रिटिशर्स की शुरू से ही रही है और रहती है हर किसी की, है ना, जो भी एक्सपेंशन करना चाहता है। तो इंटरनल लड़ाई थी मराठास में, ब्रिटिश ने सोचा चलो यहाँ पे भी हाथ बढ़ा लेते हैं, क्योंकि बॉम्बे में ज्यादा कुछ सक्सेस हो नहीं रही थी। मद्रास में सक्सेस मिली थी, ठीक है, बंगाल में तो आपको मैक्सिमम सक्सेस मिली थी, लेकिन बॉम्बे साइड में वीक थी, ठीक है, प्रेसिडेंसीज। In 1775, there was a dispute for the post of Peshwa between Madhav Rao and his uncle Raghunath Rao. तो माधव राव और अंकल रघुनाथ राव के बीच में था, और रघुनाथ राव थोड़े से शरारती टाइप के, बदमाश टाइप के थे, ठीक है। मतलब ये समझने से आपको चीजें क्लियर हो जाती है, वरना बदमाश तो यार कोई नहीं होता, सब अपने इंटरेस्ट चलाना चाह रहे हैं, है ना। तो ऐसे आप समझ सकते हो कि पोस्ट ऑफ पेशवा के लिए लड़ाई हो रही है माधव राव रघुनाथ राव के बीच में। British authorities in Bombay concluded a treaty of Surat with Raghunath Rao in मार्च 1775। ये थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाता है, लोग समझ नहीं पाते। तो देखो, बॉम्बे में जो प्रेसिडेंसी थी, उनके जो गवर्नर थे, उन्होंने बोला कि ठीक है रघुनाथ राव, हम आपको अगला पेशवा बनाएंगे। ये ट्रीटी साइन हुई 1775 में, ट्रीटी ऑफ सूरत कहते हैं इसको, लिख लो नोट्स में। लेकिन ये ट्रीटी ऑफ सूरत इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, कभी कभी कोई छोटे मोटे गंदे संदे एग्जाम नहीं होते भारत में, वो पूछ लेते हैं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है वो आगे आपको दिखेंगी। Raghunath Rao promised to cede Bassein and Salsette to the British, but later when he was unwilling to fulfill his promise, British captured them. तो रघुनाथ राव ने बोला मेरे को पेशवा बना दो, मैं आपको बसेन और सेल्सट दे दूंगा। सर्च कर लो दोस्तों ये दोनों जगह कहाँ पर है, ठीक है। और कभी टाइम मिले तो विजिट भी करके आना, हिस्ट्री प्लेसेस विजिट करनी चाहिए। तो रघुनाथ राव ने पहले तो बोला दूंगा, एंड में बोला नहीं दूंगा, तो ब्रिटिशर्स ने इन दोनों जगह को कैप्चर कर लिया। दिस सेक्शन ऑफ द बॉम्बे गवर्नमेंट वाज नॉट अप्रूव्ड बाय वेरेन हेस्टिंग्स। आपको याद होना चाहिए दोस्तों, हमने अभी देख चुके हैं 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, पढ़ा या नहीं पढ़ा। उसमें क्लियरली मेंशन था कि गवर्नर जनरल ऑफ फोर्ट विलियम या गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, उसकी फाइनल डिसीजन मेकिंग होगी पूरे वॉर एंड पीस में, ठीक है। तो पूरे भारत के वॉर एंड पीस में, तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी हो मद्रास प्रेसिडेंसी हो, लेकिन फाइनल डिसीजन जो लेंगे ना वो बंगाल वाले लेंगे, बंगाल के गवर्नर जनरल या गवर्नर जनरल ऑफ फोर्ट विलियम। तो ये जो बॉम्बे वालों ने डिसाइड कर लिया अपने हिसाब से कि हाँ जी हम इन जगह को कैप्चर कर लेंगे, ये वॉरेन हेस्टिंग्स को पसंद नहीं आया, ठीक है। ये 1773 एक्ट में हम ऑलरेडी देख चुके हैं। दिस सेक्शन ऑफ द बॉम्बे गवर्नमेंट वाज नॉट अप्रूव्ड बाय वेरेन हेस्टिंग्स, वेरेन हेस्टिंग्स को ये पसंद नहीं आया। 1776 में वेरेन हेस्टिंग्स ने कोलोनल अपटन को भेजा कि भाई जाके आप इशू सेटल करो, हमारी बेइज्जती हो रही है। कोलोनल अपटन का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। कोलोनल अपटन और वेरेन हेस्टिंग्स के मतलब पूरा सपोर्ट था उसमें, और उन्होंने ट्रीटी ऑफ सूरत को कैंसिल कर दिया, और एक ट्रीटी बनाई, ट्रीटी ऑफ पुरंदर विद नाना फडनवीस अनदर मराठा लीडर। तो नाना फडनवीस बहुत ही अच्छे, बहुत ही बढ़िया सॉलिड लीडर थे, जब तक ये जिंदा रहे तब तक ब्रिटिशर्स मराठा पे कैप्चर नहीं कर पाए। नाना फडनवीस चाहते थे कि भाई ये जो बच्चा है, क्या कहाँ गया वो, माधव राव, ये बने अगला पेशवा, ठीक है। रघुनाथ राव थोड़े शरारती हैं, वो ना बने। नाना फडणवीस ये चाहते थे, और वो एक कूल हेड, समझदार इंसान थे। तो इन्होंने एक ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन करी, किसके साथ, इन्होंने साइन करी वेरेन हेस्टिंग्स, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, क्योंकि फाइनल डिसीजन मेकर वही है, बॉम्बे सरकार नहीं है, बॉम्बे की प्रेसिडेंसी नहीं है। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी माधव राव टू वाज एक्सेप्टेड एज द न्यू पेशवा। तो यही वो माधव राव है, माधव राव टू। And the British retained Salsette along with a heavy war indemnity। पैसे भी मिलेंगे और सल्सेट भी लूट लेना आप। However, home authorities rejected the Treaty of पुरंदर। अब यहाँ पे चल रहे थे मामले थोड़े से, है ना। होम अथॉरिटीज ब्रिटिशर्स ने बोला कि ये सब बिल्कुल सही नहीं है, और ये ट्रीटी ऑफ पुरंदर को रिजेक्ट कर दिया। वेरेन हेस्टिंग्स also considered Treaty of पुरंदर as a scrap of paper and sanctioned operations against the Marathas। तो कोलोनल अपटन ने जो ट्रीटी साइन करी, ट्रीटी ऑफ पुरंदर, वेरेन हेस्टिंग्स को वो भी पसंद नहीं आई, पहली होम अथॉरिटीज को भी पसंद नहीं आई, और उन्होंने बोला ये तो सिर्फ पेपर की बात है, और इन्होंने बोला कि हम तो मराठास पे अटैक कर रहे हैं। इन द मीन टाइम ब्रिटिश फोर्स सेंड बाय द बॉम्बे गवर्नमेंट वाज डिफीटेड बाय मराठास। तो दो दो चीजें चल रही हैं, आई होप आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं हो रहे होंगे। बॉम्बे वालों की तो बॉम्बे, देखो बॉम्बे प्रेसिडेंसी जहाँ पे भी अंग्रेज हैं, उनको तो हरा दिया मराठास ने पिटाई करके, और दूसरी तरफ से आ रहे हैं ब्रिटिशर्स ही, ब्रिटिशर्स भी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी। अब दूसरी तरफ से आ रहे हैं ब्रिटिशर्स बंगाल से, ठीक है, बंगाल से आ रहे हैं।
तो वो आए 1781 वैरेन हेस्टिंग डिस्पैच ब्रिटिश ट्रूप्स अंडर द कमांड ऑफ पोपन। पोपम इंपॉर्टेंट नहीं है नाम, ठीक है। लेकिन आपको समझ में आ गया ना ये लड़ाई इतनी क्यों चलती रही, क्योंकि ये सब फालतू की बातें हो रही है। इन्होंने मराठा चीफ को हरा दिया, महाराजा सिंधिया को, महादजी सिंधिया को, इन्हें नंबर ऑफ स्मॉल बैटल्स, और ग्वालियर पे कब्जा कर लिया। किसने? वेलन हेस्टिंग्स की टीम ने, ठीक है। कोलोनल जो पॉपम है उनका नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जो ट्रीटी इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे आ गई है। बाकी ट्रीटी ऑफ पुरंदर तो कहीं और के लिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहाँ कहाँ हुई है वैसे ट्रीटी ऑफ पुरंदर? बहुत सारे नाम आते हैं ट्रीटी ऑफ पुरंदर में, कमेंट सेक्शन में लिख के दीजिए। और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट हुई है। और ट्रीटी ऑफ सूरत तो याद मत करना। लेटर इन 1782 ट्रीटी ऑफ सालभाई, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, was signed between Warren Hastings and महादजी सिंधिया, जो उनके कमांडर है मराठास के। अकॉर्डिंगली सेल्सर एंड बेसन ब्रिटिशर्स को बोला, रघुनाथ राव को भगा दिया गया, बोल दिया भाई पेंशन लो अब भागो यहाँ से। माधवराव टू को अगला पेशवा बना दिया गया। ट्रीटी ऑफ सलबाई एस्टेब्लिश ब्रिटिश इन्फ्लुएंस इन इंडियन पॉलिटिक्स, तो ये बड़ी फायदेमंद रही। अब यहाँ पे इस पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है, कभी कभी यूपीएससी पूछ लेता है 10 मार्क्स में कि ट्रीटी ऑफ सलबाई की इंपॉर्टेंस क्या है, तो ये रहे कि भाई ब्रिटिशर्स का इन्फ्लुएंस बड़ा इंडियन पॉलिटिक्स में, ये वेस्ट कोस्ट पे भी पहुंच गए। इट प्रोवाइडेड द ब्रिटिश 20 years ऑफ पीस विद मराठास। मराठास मूर्ख थे यहाँ पे, उन्होंने जो पीस साइन करी, क्योंकि उन्होंने मौका दिया ब्रिटिशर्स को एस्टेब्लिश होने का, और ब्रिटिशर्स ने 20 years की पीस मिल गई उन्हें। ट्रीटी ऑल्सो एनेबल्ड द ब्रिटिश टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन मैसूर विद द हेल्प ऑफ मराठास इन रिकवरिंग देयर टेरिटरीज फ्रॉम हैदर अली। और मूर्खता यहाँ पे देखो, मूर्खता मतलब हम क्यों बात कर रहे हैं मूर्खता की, क्योंकि मैं इंडियन पर्सपेक्टिव से आपको समझा रहा हूँ ना। मूर्खता क्या है ना, तो स्मार्टनेस है ब्रिटिशर्स की, है ना। खेल खेल रहे हैं। और एक और चीज आप समझो, मराठास, हैदर अली मैसूर के, है ना, और निजाम, अवध, मुगल्स, बंगाल के अब नवाब, ये सब एक दूसरे के वो हैं। आप कह सकते हो कि एक दूसरे से लड़ाई है इनकी, कोई वो पीस नहीं है, है ना। सब एक दूसरे के वो हैं, कंपीटिंग फोर्सेस हैं ये सब, है ना। क्योंकि भारत का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं यहाँ पे। ये पॉइंट आपको बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए। ये मत समझना कि सब भारतीय हैं। सब अपने अपने हैं। मराठा मराठा के, अवध वाले अवध वाले के, कश्मीर वाले कश्मीर के, और जो भी देख लो, बंगाल वाले बंगाल के। वो तो अभी आगे जाके हम देखेंगे, राइज ऑफ नेशनलिज्म पढ़ेंगे, तब आपको क्लियर होगा कि भारत कैसे जुड़ा, है ना। जो आज भारत दिखता है इसमें महात्मा गांधी का सबसे बड़ा रोल है, ठीक है। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है समझना कि ट्रीटी ने ऑल्सो एनेबल ब्रिटिश टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन मैसूर। मैसूर पे भी प्रेशर लगाया विद द हेल्प ऑफ मराठास। मराठास ने बोला हम आपका साथ देंगे मैसूर से टेरिटरीज रिकवर करने में। क्योंकि पहले जो बैटल हुई थी ना, पहली एंग्लो मैसूर बैटल, उसमें अंग्रेजों की खूब पिटाई करी थी हैदर अली ने। Thus British on the one hand saved themselves from the combined opposition of Indian powers। ब्रिटिशर्स को बड़ा डर लगता था कि पता चले किसी दिन अगर मैसूर और मराठा मिल गए ना, तो हम वेस्ट इंडिया से क्या पूरे इंडिया से भी जा सकते हैं। इनको डर था, ये स्ट्रांग नहीं थे, है ना। इसलिए काफी सारी पॉलिसीज ये बना के रखते थे कि बचने के लिए। ऑन द अदर हैंड सक्सीडेड इन डिवाइडिंग इंडियन पावर्स, और इंडियन पावर्स को उन्होंने डिवाइड करा और रूल करा। देखते हैं और आगे जाके क्या होगा। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर 1780 से 84, ये आपको टाइम भी याद रखना है दोस्तों, ठीक है। तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर टुक प्लेस इन 1767 टू 69 दोस्तों, है ना। और हैदर अली ने खूब बुरी तरीके से ब्रिटिशर्स को हराया। एट द एंड ऑफ द वॉर अ डिफेंसिव ट्रीटी वाज कंक्लूडेड बिटवीन हैदर अली एंड ब्रिटिश। तो एक डिफेंसिव ट्रीटी हुई थी। एक चीज है कि जब वॉर में जीत जाते थे ना कुछ कुछ लोग, जैसे हैदर अली, इनको आता नहीं था कि डिप्लोमेसी नहीं आती थी दोस्तों। तो इन्होंने ट्रीटी भी जो साइन करते थे वो भी फर्जी थी, बेकार सी साइन करते थे। तो डिफेंसिव ट्रीटी साइन करी हैदर अली ब्रिटिशर्स ने। मतलब ट्रीटी ऐसी होनी चाहिए कि फ्यूचर में भी ब्रिटिशर्स अटैक ना कर पाए। आफ्टर 11 years second मैसूर वॉर ब्रोक आउट एंड द मेन कॉजेस फॉर द सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर। तो मेन रीजंस देखते हैं सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर के। ब्रिटिश फेल्ड टू फुलफिल द टर्म्स ऑफ द डिफेंसिव ट्रीटी विद हैदर व्हेन ही वाज अटैक्ड बाय द मराठास इन 1771। तो ये पहली एंग्लो मैसूर वॉर के बाद जो ट्रीटी साइन हुई थी बिटवीन हैदर अली एंड ब्रिटिश, इसमें मेंशन था कि अंग्रेज हैदर अली को बचाएंगे अगर किसी और ने अटैक करा। परंतु जब मराठास ने अटैक करा हैदर पे, तो ब्रिटिशर्स बचाने नहीं आए। उसके बाद ये रीजंस पढ़ रहे हैं कि सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर क्यों हुई। देयर वाज एन आउटब्रेक ऑफ हॉस्टिलिटीज बिटवीन इंग्लिश एंड द फ्रेंच ड्यूरिंग द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो यही टाइम में दोस्तों अमेरिका की आजादी की लड़ाई चल रही थी, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है, ठीक है। ये भी हम पढ़ेंगे आगे चल के। और इस टाइम पीरियड में अंग्रेज और फ्रेंच एक दूसरे के अगेंस्ट थे, और फ्रेंच ने तो पूरा सपोर्ट दे दिया था
अंग्रेजों को अमेरिका से भगाने में। अंग्रेजों का कब्जा था अमेरिका में दोस्तों, ठीक है। फ्रेंच ने पूरा सपोर्ट दे दिया था। और फ्रेंच जो थे और हैदर अली जो थे वो एक दूसरे के एलाय थे, तो इसलिए भी लड़ाई हुई। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर हुई। ब्रिटिश ने माहे कैप्चर कर लिया, एक फ्रेंच सेटलमेंट थी जो जो हैदर अली की टेरिटरी में आती थी। हैदर अली formed a grand alliance with Nizam of Hyderabad and Marathas against British in 1779। ये सब रीजंस की वजह से वॉर हुई। The war began when the British led forces through through Hyder's territory without his permission to capture Guntur in the northern Sarkars। तो नॉर्दर्न सरकार में मतलब कन्फेडरेसी थी दोस्तों, हैदर अली की जो टेरिटरी थी ना। कन्फेडरेसी का मतलब होता है ये आपका एक रीजन है और इसको बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, और हर जगह पे अपने स्मॉल स्मॉल रूलर्स रूल कर रहे हैं। जैसे यूएसए जो है वो एक कन्फेडरेसी है, क्योंकि वहाँ पे स्टेट्स काफी ज्यादा पावरफुल है। इंडिया में कन्फेडरेसी अभी नहीं है, इंडिया में फेडरेशन है, और वो भी क्वासी फेडरल है। कन्फेडरेसी का मतलब है कि एक अपने टेरिटरी को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, और वहाँ पे स्मॉल स्मॉल रूलर्स हैं जो रूल करते हैं। फाइनल रूलर जो है वो हैदर अली थे। हैदर अली डिफीटेड कॉलोनल बेली एंड कैप्चर्ड आरकोट इन 1780। हैदर अली बहुत स्ट्रांग थे दोस्तों। सिमिलरली टीपू सुल्तान भी, रॉकेट्स वॉकेट्स बना दिए थे इन्होंने उस टाइम में। इन द नेक्स्ट ईयर वैरेन हेस्टिंग्स बाय अ क्लेवर स्ट्रोक ऑफ डिप्लोमेसी डिवाइडेड द कॉन्फेडरेसी। तो वैरेन हेस्टिंग्स ने एक कॉन्फेडरेसी को डिवाइड कर दिया। बहुत ही स्मार्ट आदमी थे वैरेन हेस्टिंग्स। ही मेड पीस विद द निजाम, won the friendship of भोसले and came to an understanding with सिंधिया। तो देखो भोसले और सिंधिया दोनों अलग अलग मराठास, लेकिन दोनों से दोस्ती कर ली, निजाम से भी दोस्ती कर ली। कंसिक्वेंटली हैदर वाज आइसोलेटेड विदाउट एनी अलायंस। तो जो अलायंस करा था हैदर ने वो अलायंस टूट गया। उसके बाद हैदर को डिफीट कर दिया। ही वाज हैदर अली वाज डिफीटेड बाय सर आयरकूट, इंपॉर्टेंट नाम नहीं है, एट पोर्टो नोवो इन मार्च 1781, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इन दिसंबर 1782 हैदर को कैंसर हुआ और उनकी डेथ हो गई थी एट द एज ऑफ 60। उनके जो बेटे थे वो सुल्तान बनेंगे, ठीक है। तो हिज डेथ वाज केप्ट सीक्रेट, उनकी डेथ को छुपाया गया था टिल हिज सन टीपू सुल्तान अज्यूम पावर। तो ये दोस्तों छुपाए जाते स्ट्रेटजीज होती हैं अगर कोई मर जाता है ना रूलर, क्योंकि रूलर मर जाए तो एक वो हो जाता है, एक तो प्रजा का विश्वास चला जाता है कि भाई अब क्या होगा क्या होगा क्या होगा। उसके ऊपर से क्या होता है कि अ, वो लोग उठ के आ जाते हैं कि भाई हमें राजा बना दो, हमें सब अपने अपने को राजा बनाने बढ़ जाते हैं। तो टीपू सुल्तान आए यहाँ पे, टीपू सुल्तान हैदर अली की तरह ही या उनसे एक लेवल ऊपर ही निकलेंगे। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर केम टू एन एंड बाय द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर इन 1783। ये ट्रीटी ऑफ मैंगलोर आपको याद रखना है, कुछ कुछ फैक्ट्स याद रखने हैं, जैसे वॉर क्यों हुई, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, टाइम पीरियड। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर में क्या हुआ, ऑल कॉन्क्वेस्ट वर म्यूचुअली रिस्टोर्ड एंड द प्रिजनर्स ऑन बोथ साइड्स वर लिबरेटेड। प्रिजनर्स को छोड़ दिया गया और जो जो कॉन्क्वेस्ट थे उनको रिस्टोर किया गया, कि जिसका जो है वो रहेगा। तो इनकंक्लूसिव आप कह सकते हो सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर, ठीक है। लेकिन ब्रिटिशर्स आगे बढ़ रहे हैं, है ना। ये आपको चीज समझ में आ गई होगी। तो फ्रेंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू एंड टेक केयर।